अभी सुन रहे हैं प्रभात खबर का संपादकीय प्रभात। दिन है सोमवार, तारीख है 6 मार्च 2023। विषय है फिर देख बहारें होली की। ये आलेख लिखे हैं आशुतोष चतुर्वेदी जी, जो प्रधान संपादक प्रभात खबर के हैं। एक बार फिर होली का त्यौहार आ गया है। कोरोना के कारण होली के आयोजनों में व्यवधान आ गया था और देश भर में होली मिलन के कार्यक्रम रद्द कर दिए गए थे। लेकिन इस साल होली की रंगत जोरों पर है। अपने देश में होली को एक परंपरा के रूप में देखा जाता है। इसका सांस्कृतिक महत्व भी है। होली रंगों का और खुशियों का त्यौहार है। इस अवसर पर पूरा माहौल मस्ती में झूम उठता है। हमारे सारे त्यौहार किसी न किसी मौसम से जुड़े हैं। रंगों का एक त्यौहार बसंत का संदेश वाहक भी है। भागदौड़ से भरी जिंदगी में यह त्यौहार एक सुकून प्रदान करता है। यह अकेला ऐसा त्यौहार है जो समतामूलक समाज की परिकल्पना को भी साकार करता है। इस त्यौहार में जाति, धर्म, अमीर गरीब की कोई खाई नहीं होती। सब इस त्यौहार को मनाते हैं, एक दूसरे पर अबीर गुलाल डालते हैं। संगीत और मस्ती इसके मुख्य तत्व हैं। इस दौरान गाजे बजाने की लंबी परंपरा रही है। बिहार झारखंड में भगवा गाने की परंपरा है। लोकगीतों में हमारे अलग अलग आराध्य और प्रांतों की माटी की सौंधी खुशबू इन तीनों से आती है। ब्रज में राधा कृष्ण और गोपियों इसके केंद्र में रहते हैं और आज ब्रज में होरी रे रसिया खूब गाया जाता है। राम और सीता की होली का एक अलग रंग होली खेले रघुवीरा अवध में नजर आता है। बाबा भोलेनाथ के भक्त खेले मसान में होरी, दिगंबर खेले मसान में होरी का गायन करते नजर आते हैं। अमीर खुसरो आज रंग है री मन रंग है, अपने महबूब के घर रंग है री, जैसे आध्यात्मिक होली का रंग पेश करते हैं। एक दौर था जब कोई भी फिल्म बिना होली के गीत के पूरी नहीं होती थी। आज भी होली में फिल्म सिलसिलाई का यह गीत, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे 9 बजे ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्रीय और लोकगीत परंपराओं में भी होली का विशेष महत्व है। शास्त्रीय संगीत में ध्रुवपद, धमार और उपशास्त्रीय संगीत में चैती, दादरा और ठुमरी में अनेक प्रसिद्ध होलियां हैं। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, होरी खेलत नंदलाल, आज ब्रज में होली रे रसिया। उड़त अबीर गुलाल जैसी बंदिशें अत्यंत लोकप्रिय हैं। शास्त्रीय संगीत में बसंत, बहार व हिंडोल ऐसे कुछ राग हैं जिनमें होली के गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में अलग तरह से मनाया जाता है। नंदगांव व बरसाने की लठमार होली खासी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों से प्रतीकात्मक रूप से पीटती हैं। ब्रज में तो होली का उत्सव 15 दिनों तक चलता है। महाराष्ट्र में रंग पंचमी की परंपरा है, तो पंजाब में होली का होला मोहल्ला में शक्ति प्रदर्शन किया जाता है। उत्तराखंड में भी होली गायन की परंपरा काफ़ी पुरानी है। बिहार और झारखंड में फगवा गाने की परंपरा है। रंग व गुलाल के साथ गुझिया की मिठास इस त्यौहार को और मज़ेदार बना देती है। भारत के अधिकांश त्यौहार नई फसल से जुड़े हुए हैं। होली के अवसर पर भी होलिका में गेहूं की बाली और चने के होला को अर्पित किया जाता है। प्राचीन समय से ही खेत के अधपके अन्न को होली में अर्पित
करने का विधान है। ऐसा भी कहा जाता है कि चूँकि अधपके अन्न को होला कहते हैं, इसी से इसका नाम होलिकोत्सव पड़ा। होली को लेकर कई अन्य कथाएँ भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि पहली होली भगवान कृष्ण ने राधा और गोपियों के साथ खेली थी। यही वजह है कि ब्रज में होली भारी धूमधाम से मनाई जाती है। होलिका और प्रहलाद की कथा होली की सबसे महत्वपूर्ण कथाओं में से एक है। कहा जाता है कि एक समय हिरण्यकश्यप नामक राक्षस का राज था। वह क्रूर शासक सबसे अपनी पूजा करवाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे प्रहलाद ने उसकी पूजा करने से इनकार कर दिया। प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त था। हिरण्यकश्यप ने कई बार प्रहलाद को मरवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर बार बच जाता था। फिर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की सहायता मांगी। होलिका को यह वरदान था कि अग्नि उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई। होलिका यह भूल गई कि आग तब तक उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक वह आग में अकेली जाती है। होलिका जल गई और प्रहलाद विष्णु के आशीर्वाद से सकुशल आग से बाहर आ गया। इसलिए होली को भगवान विष्णु के प्रति आस्था व्यक्त करने के रूप में भी देखा जाता है। यह त्यौहार सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल भी है। होली से नज़ीर अकबराबादी जैसे शायर भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहे। उन्होंने अनेक होलियाँ लिखी हैं। आगरा और उसके आसपास आज भी ये होलियाँ गाई जाती हैं। उसमें यह सबसे लोकप्रिय है। जब फागुन रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, और दफ के शोर खड़कते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहार होली की। नाजिर का उल्लेख मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उन्हें सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल माना जाता है। उन्होंने लगभग सभी हिंदू त्योहारों पर अपनी कलम चलाई है। वे लिखते हैं, नंदगांव में जब यह ठाठ उठे, बरसाने में भी धूम मची, श्री किशन चले होली खेलन को ले, अपने ग्वाल और बाल सभी आ पहुँचे बट के बिरछन में, हर आन खुशी चमकी झमकी, वहाँ आई राधा गौरी भी ले संग सहेली सब अपनी। लेकिन भागदौड़ भरी जिंदगी ने हमारे त्योहारों और परंपराओं में परिवर्तन ला दिया है। उनके सांस्कृतिक स्वरूप के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। होली के दौरान सर्दी के समापन के प्रतीक के रूप में लड़कियां एकत्र कर होलिका जलाने की परंपरा रही है, पर अब होलिका के लिए हरे भरे पेड़ पौधों को काटा जाने लगा है। भांग ठंडाई की वजह शराब ने और प्राकृतिक रंगों का स्थान केमिकल रंगों ने ले लिया है। पहले चंदन, गुलाल, जल, टेसू के फूल से बने प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा थी। यह त्यौहार आपसी भाईचारे और पुराने अदावत को समाप्त करने का है, लेकिन कुछ लोग इसकी आड़ में पुरानी रंजिश का हिसाब चुकाने लगे हैं। हमारा मानना है कि होली का पारंपरिक और सांस्कृतिक स्वरूप हर हालत में बचा रहना चाहिए। साथ ही प्रकृति के प्रति हमारी चेतना बनी रहनी चाहिए। बुरा ना मानो। होली के साथ आप सभी को होली की शुभकामनाएं। अगला आलेख है, इंफ्रा विकास तेज हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास में गति लाने का आह्वान किया है। उन्होंने इसे अर्थव्यवस्था की अग्रणी शक्ति बताते हुए कहा है कि इससे 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने में मदद मिलेगी। वे प्रधानमंत्री गतिशील राष्ट्रीय योजना पर आयोजित एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे।
यह योजना एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत केंद्र सरकार के 16 मंत्रालय राज्य सरकारों के साथ मिलकर विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को जोड़ने वाली इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करते हैं। इस योजना में सभी बड़ी परियोजनाओं को वित्त वर्ष 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र ने लगभग 50 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में किया था। वर्ष 2025 तक इसे दुगने से भी अधिक करने का इरादा है। राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने निवेश को लगातार बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2014 में केंद्र सरकार का पूंजी व्यय 1.88 लाख करोड़ रुपए था, जिसके वित्त वर्ष 2024 में 10 लाख करोड़ रुपए हो जाने का अनुमान है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण को देखें तो 2014 की तुलना में निर्माण औसत लगभग दोगुना हुआ है। इसी प्रकार रेल मार्गों के विद्युतीकरण में भी बड़ी तेजी आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने रेखांकित किया है कि 2014 से पहले हर साल औसतन 600 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण होता था। अब यह आंकड़ा लगभग 4000 किलोमीटर हो चुका है। इससे यह भी इंगित होता है कि देश में विद्युत उत्पादन में भी बड़ी बढ़ोतरी हुई है। यद्यपि आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकसित राष्ट्र बनने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए वृद्धि दर को बढ़ाने की जरूरत है। यह ज़रूरत इसलिए भी है कि महामारी, भू-राजनीतिक संकट और अन्य कारकों के झटके विकास को कभी भी अवरुद्ध कर सकते हैं। इसके लिए सड़क, रेल, लॉजिस्टिक, भंडारण, डिजिटल संसाधन, ऊर्जा उत्पादन आदि हर क्षेत्र में प्रगति की आवश्यकता है। कई परियोजनाओं को पूरा होने में देर लगती है और उनकी लागत बढ़ जाती है। ऐसा भी होता है कि ठीक से चिन्हित नहीं होने के कारण कुछ बेहद अहम परियोजनाओं पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया जाता है। ऐसी समस्याओं के समाधान में गतिशक्ति योजना ने बड़ा योगदान दिया है। इस वर्ष प्रस्तुत बजट में 100 सबसे अहम परियोजनाओं को रेखांकित कर उनके लिए 75,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 15,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र से आएंगे। इंफ्रा विकास के लिए सार्वजनिक पूंजी के साथ साथ बड़े निजी निवेश की भी ज़रूरत है। अगला विषय है WPL की शुरुआत, एक बड़ी पहल। यह आलेख लिखे हैं अभिषेक दुबे, जो वरिष्ठ खेल पत्रकार हैं। बहुप्रतीक्षित महिला प्रीमियर लीग यानी WPL टूर्नामेंट के पहले सीजन की शुरुआत 4 मार्च को हो गई और इस आयोजन का फाइनल 26 मार्च को खेला जाएगा। महिलाओं के लिए प्रीमियर लीग टूर्नामेंट कराने की मांग लंबे समय से चल रही थी, पर अनेक लोगों के मन में इसकी व्यावसायिक कामयाबी को लेकर संदेह था। वैश्विक क्रिकेट में भारत को छोड़कर बाकी लोगों का मानना था कि महिला क्रिकेट को तभी बल मिल पाएगा और वह पुरुष क्रिकेट के समक्ष आ सकेगा जब इसमें भारत बढ़ चढ़कर इसका नेतृत्व करेगा। ऐसा कहने की वजह यह थी कि भारत क्रिकेट अर्थव्यवस्था के 70% हिस्से को नियंत्रित करता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड इसलिए हिचक रहा था कि कहीं WPL कराने से दुनिया की सबसे बड़े ब्रांड वैल्यू को वाले IPL को नुकसान न हो जाए। पिछले 2 साल से यह देखा जा रहा है कि भारत की महिला क्रिकेट टीम का प्रदर्शन लगातार अच्छा रहा है। यह बात सही है कि अनेक टूर्नामेंट में फाइनल में जाकर टीम रुक जाती है, पर उसका खेल निश्चित ही सराहनीय रहा है तथा बड़े आयोजनों में टीम सेमीफाइनल और फाइनल खेल रही है। दूसरी बात यह थी कि कुछ महिलाओं
खिलाड़ियों की ब्रांड वैल्यू में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इन खिलाड़ियों के इर्द गिर्द अनेक नई प्रतिभाएं उभर रही थीं। ऐसी स्थिति में क्रिकेट बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि महिला क्रिकेट को भी बराबरी के साथ ब्रांड किया जा सकता है। इस तरह WPL की नींव रखी गई है। जिस प्रकार से खिलाड़ियों की नीलामी हुई और उनकी कीमत तय हुई, वह बहुत उत्साहजनक रहा है। हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि महिला प्रीमियर लीग में पहली गेंद फेंके जाने से पहले WPL महिला क्रिकेट जगत की सबसे कीमती संपत्ति को तो बन ही गया है। साथ ही यह सभी खेलों में सबसे बड़ी 10 संपत्तियों में भी शामिल हो चुका है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह लीग पहले सीजन से पहले ही किस स्तर पर जा चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि लीग में पैसा व्यावसायिक रूप से आया है। इसके लिए किसी अन्य कोष का इस्तेमाल नहीं किया गया है। 5 टीमों के लिए देश के बड़े औद्योगिक घरानों ने पैसा लगाया है। WPL के प्रसारण अधिकार को रिलायंस जियो ने ऊंची बोली लगाकर खरीदा, जो इस आयोजन का टाइटल राइट है। इसके लिए भी आखिर तक लड़ाई हुई, तब फैसला हुआ। पुरुष IPL को लेकर उसकी शुरुआत में इतना उत्साह नहीं देखा गया था जितना WPL को लेकर रहा है, और आने वाले दिनों में इसमें बढ़ोतरी ही होगी। किसी भी लीग की कामयाबी कुछ बातों से तय होती है। पहली बात यह कि लीग में शामिल खिलाड़ी वैश्विक टूर्नामेंट में कैसा प्रदर्शन करते हैं। आगे IPL कप होना है। यह भी देखना है कि दुनिया की नंबर 1 महिला क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के बरक्स भारतीय टीम कैसे निखर कर सामने आती है। अभी अंडर 19 के वर्ल्ड कप को भारतीय टीम ने जीता है। यह देखना होगा कि उस टीम के खिलाड़ी कितनी जल्दी WPL में आ पाते हैं। जिस दिन भारतीय टीम के पास 15 से 16 बहुत अच्छे खिलाड़ियों की उपलब्धता हो जाएगी, WPL की संभावनाएं भी बढ़ती जाएंगी। अभी 5 टीमें हैं और आगे 3 टीमों का प्रवेश होगा। निश्चित रूप से ये नई टीमों का मूल्य आज भी अपेक्षा कहीं अधिक होगा। जब 1987 में भारत में क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था, तब अनेक देशों के खिलाड़ियों ने भारत में खेलने को लेकर असंतोष जताया था। वे कोई बहाना बनाकर भारत आने से बचने की कोशिश कर रहे थे। फिर वह समय आ गया जब IPL में खेलने के लिए विदेशी खिलाड़ियों की लाइन लग जाती है। कई खिलाड़ियों ने तो अपने बोर्ड के रोकने पर राष्ट्रीय टीम से ही अलग होने की धमकी दे दी। इससे जाहिर है कि WPL जब इतना बड़ा ब्रांड हो गया है, तो भविष्य में दूसरे देशों की बड़ी खिलाड़ी भी इसमें खेलना चाहेंगी। पुरुष IPL में एक टीम में 4 विदेशी खिलाड़ी रखने की अनुमति है, लेकिन WPL में 5 विदेशी खिलाड़ियों को रखने का नियम बनाया गया है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली की टीमों की कप्तान विदेशी खिलाड़ी हैं। इससे भारतीय खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा और भारतीय क्रिकेट आगे जाएगा। यह भी उत्साहजनक है कि विश्व विजेता अंडर 19 महिला टीम की अधिकतर खिलाड़ी कस्बों से हैं, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, वे वंचित पृष्ठभूमि से हैं। जैसे जैसे WPL की रफ्तार बढ़ेगी, वैसे वैसे छोटे शहरों से खिलाड़ियों का उभार भी तेज होगा। क्रिकेट बोर्ड का यह फैसला भी ऐतिहासिक है कि अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए पुरुष और महिला खिलाड़ियों को बराबर फीस मिलेगी। अब बोर्ड को IPL की तरह WPL को लेकर भी 3 साल तक धैर्य रखना चाहिए। जलवायु परिवर्तन और प्रशांत क्षेत्र की मांग। जनवरी में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में बोलते हुए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने की प्रतिबद्धता व्यर्थ हो जाती है। पिछले
पिछले 8 वर्ष रिकॉर्ड सबसे गर्म रहे हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के जलवायु वैज्ञानिकों की माने तो 2024 के रिकॉर्ड सबसे गर्म वर्ष रहने की संभावना है। वर्तमान अनुमान के संकेत मिलता है कि 2100 तक तापमान में 2.9 डिग्री या अधिक तक की वृद्धि हो सकती है। पेरिस समझौते को 196 देशों द्वारा अपनाए जाने के बाद के 7 वर्षों बाद पूरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के मुहाने पर माना गया है। पर वैश्विक तापमान के प्रभाव से आर्कटिक में तेजी से गर्म होने, अफ्रीका के सूखे, एशिया तथा यूरोप के अत्यधिक बारिश और आग से जूझने के बावजूद प्रशांत द्वीपों के अस्तित्व पर जिस तरह खतरा मंडरा रहा है, वैसा दूसरों के साथ नहीं है। 3000 द्वीपों के साथ पोर्ट मोर्सबी, नौमिया, सुवा, ऑकलैंड और होनोलुलु जैसे प्रशांत तटीय शहरों के साथ किरिबाती, तुवालू, टोकेलाऊ और मार्शल आइलैंड जैसे समुद्र तट के पास बसे प्रवाल द्वीपीय देशों में से 1 करोड़ से अधिक लोग निवास करते हैं। प्रशांत द्वीप समूह उपनिवेशवाद, सैन्यवाद और संसाधनों के दोहन जैसी मौजूदा चुनौतियों के साथ साथ समुद्र तट के ऊपर उठने तटीय बाढ़, सूखा, प्रवाल विरंजन, लगातार आते विनाशकारी उष्णकटिबंधीय तूफानों का भी सामना कर रहे हैं। अब जबकि जलवायु संकट वैश्विक स्वास्थ्य, खाद्य व जल सुरक्षा और संपूर्ण संस्कृति, भाषा और राष्ट्र के अस्तित्व के लिए खतरा है। प्रशांत क्षेत्र के नेता जलवायु परिवर्तन का सामना करने और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिए धनी और अति विकसित देशों से ज़्यादा आक्रामक कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगला आलेख है बिहारी मजदूरों पर बंद हो हमला। महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश समेत पूर्वोत्तर में बिहारी मजदूरों पर हमले होते आए हैं। इस बार तमिलनाडु, बिहार के कामगारों के साथ मारपीट की घटना की खबरें आ रही हैं। इसको लेकर बिहार सरकार ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में कहीं भी कोई रोजगार के लिए जा सकता है, लेकिन वहां मारपीट होना गलत है। इसके कारण तमिलनाडु से बिहार के कामगार पलायन कर रहे हैं। इस मामले में तमिलनाडु के सीएम स्टालिन को उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। अगला आलेख है पूर्वोत्तर भारत का हो रहा विकास। पूर्वोत्तर भारत के लिए पिछले 8 साल में हुए विकास कार्य परिवर्तनकारी रहे हैं। इससे अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। केंद्र सरकार ने लुक एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत इनके विकास की बागडोर अपने हाथों में ले रखी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग की शेष अवधि यानी 2022 से 23 तक और 2025 से 26 तक के लिए 12,882.2 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दी है। इसके तहत पूर्वोत्तर में जारी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। अगला विषय है गोवान प्रीमियर लीग का क्रिकेट। यह आलेख लिखे हैं आलोक पुराणिक, जो एक भयंकर हैं। भारतीय सेना के जवान 14,000 फीट की ऊंचाई पर गलवान घाटी में क्रिकेट खेल रहे हैं। ऐसी तस्वीरें आई हैं। वहीं करीब 3 बरस पहले भारत और चीन के बीच हिंसक झड़प हुई थी। लगान फिल्म में टाइम कोई सॉल्यूशन निकालना हो तो यह भी हो सकता है कि भारत चीन क्रिकेट मैच हो जाए तो जीते गलवान घाटी पर उसका कब्जा फाइनल मान लिया जाए।
पर चीन यह मानने को तैयार ना होगा। उसके पास क्रिकेट टीम ही नहीं है। एक तरकीब भारत की तरफ से यह हो सकती है कि गलवान प्रीमियर लीग शुरू किया जाए। भारत के क्रिकेट बोर्ड BCCI के पास बहुत पैसा है, वह कहीं भी कुछ भी शुरू कर सकता है। गलवान प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी टीम को बुलाया जाए। पाकिस्तान का दोस्त है चीन। दोस्त की टीम पर गोलीबारी करने में चीन को शर्म आनी चाहिए। अगर उसमें ज़रा भी शर्म हो तो सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की टीमों को भी बुलाना चाहिए। गलवान में दे दनादन मैच हो, चीयर लीडर डांस मचा दें। फिर अगर चीन गलवान पर हमला करेगा तो फिर यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं बल्कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया पर भी माना जाएगा। चीन कितना ही पावरफुल हो, सबके साथ युद्ध ना कर सकता। क्रिकेट युद्ध और कूटनीति का हथियार हो सकता है। गलवान से राह मिल सकती है। कई देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी बतौर स्पॉन्सर जुटेंगी। गलवान प्रीमियर लीग से भारत में हर 10 स्मार्टफोन में से 7 चाइनीज हैं। क्या पता चाइनीज मोबाइल कंपनी ही गलवान प्रीमियर लीग की स्पॉन्सर बन ले। तब तो चीन गलवान प्रीमियर लीग के ठिकाने गलवान पर हमला कैसे करेगा। अव्वल आ गए पाकिस्तानी आतंकवादियों को तो वो शायद घुसपैठ कर चाय कॉफ़ी बेचने लग जाएं। पैसे कमाने का जुगाड़ कर लें। 4 पैसे कमाने का जुगाड़ कर लें। चीन और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। लड़ाई और मार धाड़ के बावजूद चीन और भारत का कारोबार बंद ना होता। $100 अरब से ज़्यादा का कारोबार है यह। पाकिस्तान भारत के साथ कारोबार बंद कर देता है, फिर दुनिया में भीख मांगता है। यूँ पाकिस्तान को अक्लमंद देश भी माना जा सकता है कि जब भीख से काम चल रहा हो तो कारोबार में काहे दिमाग लगाना। पर अब तमाम भीख दाताओं ने भी हाथ खींच लिया है। कब तक दें? तो पाकिस्तानियों को कमाना पड़ेगा अपने बूते। इधर उधर से भीख मांगकर जीवन कब तक चल सकता है? वैसे पाकिस्तान का जीवन तो 75 सालों से चल ही रहा है। ऐसी आदत बन जाए तो काम करना असंभव हो जाता है। बात सीधी है, पर पाकिस्तान को समझ न आती। चीन और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। अगला आलेख है ईश्वर के करीब। आत्म साक्षात्कार को अक्सर ईश्वर के साथ विलय के रूप में माना जाता है। दरअसल यह पानी में नमक के विलय की तरह है। ईसा उपनिषद में नमक की गुड़िया की कहानी का उल्लेख है। गुड़िया जंगल में रहती है और अपने जीवन से खुश और संतुष्ट है। व्यक्ति को आत्मा की यात्रा तब शुरू करनी चाहिए जब वह खुश और संतुष्ट हो, परेशान या दर्द में हो नहीं। क्योंकि अगर आप दर्द में यात्रा की शुरुआत करते हैं तो आप अपनी मंजिल को दर्द के निवारण तक सीमित कर देते हैं। इससे आत्म साक्षात्कार का रास्ता बदल जाता है। अतः नमक की गुड़िया यात्रा पर जाने के लिए अनुकूल और आदर्श स्थिति में थी। किसी ने गुड़िया से कहा कि एक स्थान है जिसका नाम समुद्र है। ब्रह्म की भांति वह ऊर्जा क्षेत्र जिसने संपूर्ण सृष्टि को बांधा हुआ है। गुड़िया समुद्र के बारे में और जानने को उत्सुक थी। वह समुद्र को समझना चाहती थी। उसने आसपास देखा पर समुद्र नहीं मिला। वास्तव में वह यह भी नहीं जानती थी कि वह क्या खोज रही थी, क्योंकि उसने कभी समुद्र देखा ही नहीं था। एक दिन गुड़िया एक सज्जन से मिली जो उसे समुद्र तक ले जा सकते थे।
वह गुरु थे। गुरु ने गुड़िया को समुद्र किनारे ले जाकर समुद्र दर्शन करवाया। गुड़िया ने उससे पूछा, समुद्र कितना गहरा है? उन्होंने उत्तर दिया, समुद्र को जानने का एकमात्र तरीका है उसमें डुबकी लेना। गुड़िया ने गुरु की सलाह मानी और समुद्र की गहराई को थाने के लिए उसमें कूद गई। वह समुद्र या ऊर्जा क्षेत्र में विलीन हो गई, जबकि अभी भी समुद्र में नमक के रूप में उसका अस्तित्व कायम था। आप पानी से नमक निकाल सकते हैं, पानी में नमक मिला सकते हैं, लेकिन पानी से पानी नहीं निकाल सकते। यदि आप पानी से नमक निकालते हैं तो यह भौतिक प्रतिक्रिया है, रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं। समुद्र है, समुद्र में विलीन होने के लिए उसमें कूदना पड़ता है और फिर भी उससे अलग रहना होता है। आत्म साक्षात्कार यह है कि आप समुद्र में हैं भी और नहीं भी। ईश्वर तक पहुंचने के लिए एक तत्व, अटूट ध्यान और एकमात्र विचार होना चाहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रवास समाप्त होता है।